वेलकम बैक। मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये कलर के बारे में पढ़ाया था। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पूछता रहता हूँ कोई डाउट। मुझे ये हैरानी की बात लगती है कि इतने बच्चे हैं और कोई डाउट क्यों नहीं पूछता है। या तो आपको 100% समझ आ जाता है, या तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। 100% तो मैं मान नहीं सकता हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ जरा जरा तो डाउट आता होगा ना। तो प्यारे बच्चों, प्लीज ये जो शर्म है ना, इसको जरा हटा दो और पूछा करो। ऐसे चीजें लर्निंग इजी नहीं होती हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप जरा प्लीज साइंस को खुल के सीखो। और मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ आपको मुश्किल अगर कोई चीज लगेगी तो फिजिक्स ही लगेगी, बाकी चीजें तो खेल हैं। अरे हिस्ट्री में क्या है, ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी में क्या है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक फिजिक्स ही टेक्निकल है। और मैथ्स का तो आप बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत जबरदस्त। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते थे कि सर कभी ये क्वेश्चन निकले नहीं, तो आज तो हम ये कर रहे हैं। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, ये सब आप ही की मेहनत है। अब देखिए, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ना है, इसमें कुछ इतना याद करने वाला नहीं है। देखो, ये जो बना है ये कोई मिरर है, ठीक है ना। कोई मिरर है, यहां पे प्लेन मिरर ले लिया तो अच्छा है। ये आ रही है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है ना। जो ये वाली लाइट आ रही है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये लाइट आ रही है, मिरर पर पड़ रही है, तो ये है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये लिख दिया। और मिरर पर पड़ने के बाद ये हो जाएगी रिफ्लेक्ट, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। अब प्यारे बच्चों, ये एक हमने बना दी नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये जो रेड वाली है, ये बना दी कोई परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट। तो यहां पे हो गई 3 लाइनें। एक हो गई ये वाली नॉर्मल, या इसको परपेंडिकुलर भी बोलते। एक हो गई ये इंसिडेंट, और एक हो गई ये रिफ्लेक्टेड। इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से रिप्रेजेंट करते। और इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कभी कभार किताबों में लिखा इसको इस एंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जनरली नहीं होता। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। अब देखो, मैं यहां से पढ़ता हूं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है। एक एक तो ये वाली लॉ है। दूसरी लॉ है ये इंसिडेंट रे, कौन सी रे, ये वाली इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, ऑल आर एट दी सेम प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करती हैं। अब प्लेन क्या होता, तो प्यारे बच्चों, प्लेन का मतलब होता है कोई, जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा ना, एक्स एक्सीज, और ऐसे वाली लाइन पढ़ी वाई एक्सीज, तो इसको बोलते एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन है। और अगर इसको यहां पे भी माने तो एक्स वाई जेड, इसको 3 डायमेंशनल प्लेन भी बोलते हैं। अब एक टॉपिक आता है एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में है। अब वो हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, तो नहीं तो मैं आपको बताता। एक बंदा था जिसका नाम था रेन डिस्कार्टस। तो रेन डिस्कार्टस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, हम कैसे ढूंढते हैं किसी भी प्लेन के बीच चीजों को। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है ये वाला, आपने पढ़ा छोटी क्लासों में। कभी कभार अगर मिला मुझे मौका तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, क्या होता है एनालिटिकल ज्योमेट्री, क्या होता है ये 3 डायमेंशन फिगर्स क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट कैसे कैसे आया। प्रोफेसर रेन डिस्कार्टस सोए हुए थे और अपने कमरे में जाके उनको ख्याल आया। और मैं आपको एक बात बताऊं,
साइंस की 99% डिस्कवरीज ऐसी हैं या इन्वेंशनें ऐसी हैं जो इंसान को ख्वाब में आई हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं ना कि ख्वाब वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। वो नहीं होता जो आप सो के देखते, हाँ यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। ख्वाब वो जो इंसान को सोने ही ना दे, ये ख्वाब होता है। तो मैं कभी आपको बताऊंगा, एक कोस्टो साइंटिस्ट था, उसने मशीन की वो सीने वाली सुई कैसे इन्वेंट की, वो जो सुई होती जिसके बीच से धागा निकलता है, कोस्टो ने इन्वेंशन की थी उसकी। और न्यूटन की कभी मैं कहानी सुनाऊंगा आपको, अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी सुनाऊंगा। और न्यूटन के जो दोस्त हुआ करते थे, न्यूटन की उम्र थी 5 साल और उसके दोस्त हुआ करते थे 30 से 40 साल के बीच। देखो ये लर्निंग होती है। तो चलो, तो अब यहां पे आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है। एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये तीनों लाइनें एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। बस इतना समझ आ गया। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर अब हमें लर्निंग अच्छी लग रही है, साइंस अच्छी लग रही है। प्यारे बच्चों अभी देखते जाओ, मैंने आपको बोला था ना इसके बाद साइंस नहीं पढ़नी। साइंस तो क्या, जीएस में कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं रिफ्रैक्शन के क्या लॉज थे, ठीक है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे जनरली बच्चों को डाउट रहता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ नहीं लाया, आपके सामने सिर्फ इमेज लाई। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे ये आ गई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और ये आ गई रिफ्रैक्टेड। अब ये रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, यहां पे ये हो गया नॉर्मल, इसको बोलते एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये कोई एक मीडियम है, ये कोई दूसरा मीडियम है। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसा नहीं होता, ये नहीं हम बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। यहां हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। अब इसका मतलब क्या है, मेरी बात सुनते जाओ गौर से, हम चीजों को फील करके पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों मैं लिखता हूं 5 डिवाइडेड बाई 10, या मैं यहां पे लिखता हूं, कलर दूसरा ले लूं, मजा आएगा आपको अलग अलग कलर से। तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं 5 डिवाइडेड बाई, या मैं ऐसे लिखता हूं 10 डिवाइडेड बाई 5, ताकि आपको इजी रहे। आंसर क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, ठीक है, 2 आ गया आंसर। मैं यहां लिखता हूं 20 डिवाइडेड बाई 10, अब आंसर क्या आएगा, 10 एकम 10, 10 दूने 20, क्या आंसर आ गया, 2, ठीक है ना। मैं यहां लिखता हूं 40 डिवाइडेड बाई 20, आंसर क्या आएगा, 20 एकम 20 और 20 दूने 40, सॉरी 20 नहीं 2, 20 दूने 40। मैं लिखता हूं 100 डिवाइडेड बाई 50, आंसर क्या आएगा, 50 एकम 50, 50 दूने 100। देखो न्यूमिनेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, तब भी आंसर 2 आया। न्यूमिनेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, तब भी आंसर 2 आया। न्यूमिनेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, तब भी आंसर 2 आया। न्यूमिनेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, तब भी आंसर 2 आया। आया कि नहीं आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लर्निंग हो रही है आपकी। तो प्यारे बच्चों यही तो है, ये वाली चीज, यही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहती है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग मीडियम में हैं, ये किसी एक मीडियम में है, ये किसी दूसरे मीडियम में है, तो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपस में चेंज होते हैं। बट कैसे चेंज होते हैं, जितना एक बढ़ेगा उतना दूसरा कम होगा, या जितना एक कम होगा उतना दूसरा बढ़ेगा, तभी तो आंसर कांस्टेंट है। देखो ना, अगर मैं इन दोनों की बात करूं,
न्यूमिनेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, आंसर क्या है 2। अब न्यूमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर भी बड़ा, तो आंसर क्या आया 2। अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं, न्यूमिनेटर कम हुआ, डिनोमिनेटर भी कम हुआ, आंसर क्या आया 2। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा, मगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मद्देनजर रखते हुए। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, मगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के पैरेलल में चलते हुए। एंगल ऑफ इंसिडेंस में चेंजेस आई, मगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जहन में, दिमाग में, सोच में रखते हुए। ऐसा नहीं है एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 50, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 70। ये साइंस है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, इसमें प्योरली प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। तो ये इसका मतलब है। और ये बात सबसे पहले एक चाचा हैं, अंकल हैं, जिनका नाम है स्नेल्स अंकल। बहुत अच्छे, बढ़िया। हम कभी इनकी दुकान पे जाते थे पकोड़ा खाने के लिए, आलू समोसा भी खाते थे हम। तो ये जो स्नेल्स अंकल थे, तो पहली बार इन्होंने मुझे बताया और मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे बोला बेटा सुनो। तो हमने पहले बोला भाई हमें बेटा मत बोलो, हम बड़े हो चुके हैं। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है हम क्षमा चाहते हैं, सुनो मेरी बात कान खोल के। ये मैंने लॉ दी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करें तो कांस्टेंट आता है। ये आप अपने बच्चों को पढ़ाना, तो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं। देखो वाह, बढ़िया अंदाज में। अब देखो आगे चलता क्या ज्ञान की बातें चलती, सुनते जाओ। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहली लॉ क्या कहती है? ये कहती चाहे इंसिडेंट रे हो, चाहे ये रिफ्रैक्टेड रे हो, चाहे बीच वाली नॉर्मल हो, ये सारी की सारी एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। क्या? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी के ये वाली रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे, इस पॉइंट पे लाई करती हैं और ये एक ही प्लेन पे लाई करता है। डेफिनेशन याद करने की कोई लोड नहीं प्यारे बच्चों, पूछते नहीं हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हम 10th क्लास नहीं पढ़ रहे। अगर मैं आपको पढ़ा रहा होता 10th क्लास की साइंस, तो अभी मैं पता कहां होता, वो पीछे इमेज फॉर्मेशन में। क्योंकि जब मैं 10th वाले बच्चों को पढ़ाता हूं तो तब मैं इनका प्रैक्टिकल करवाता हूं क्लास में। ठीक है ना? कभी कभार हम पढ़ाया करते थे किसी दौर में 10th वालों को, 12th वालों को। अब हम वो मुकद्दर नहीं रहे, अब यहां आ गए हम। तो 10th वालों को तो जरा मैं और धीरे धीरे प्यार मोहब्बत के साथ, अब अगर मैं आपको वो चीजें पढ़ाने लग जाऊं तो फिर हम यही पढ़ते रह जाएंगे, सिलेबस रह जाएगा। तो बाद में आप बोलोगे मास्टर ने सिलेबस नहीं खत्म किया। तो सारा कुछ ध्यान में रख के चलता हूं। क्वालिफाई आप करोगे ही करोगे इंशाल्लाह, पक्का। अब ये होगी लॉ नंबर 1। लॉ नंबर दूसरी लॉ कहती है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि गिवन पेयर, एक ये एक ये। अब मीडिया के बारे में भी आपको बता दूं, मीडिया ये वो वाला मीडिया नहीं है। थोड़ा बता ज्ञान भी बांटता हूं, देखो अंग्रेजी का ज्ञान। रेडियस का मतलब होता है सिंगुलर और रेडियाई का मतलब होता है प्लूरल, ढेर सारे रेडियस, 1 2 3 4 5 10। रेडियस इज सिंगुलर, रेडियाई इज प्लूरल। मीडियम इज सिंगुलर और मीडिया इज प्लूरल। सिलेबस नाम सुना ना आपने? सिलेबस, सिलेबस इज सिंगुलर, सिलेबाई, SYLLABAI, सिलेबाई होता है प्लूरल। फोकस नाम सुना आपने? फोकस इज सिंगुलर, फोकाई इज प्लूरल। चलो सिंगुलर प्लूरल भी बता दी। अरे ऐसा मत मत समझियो कि मास्टर का अंग्रेजी में हाथ तंग है, सिर्फ स्पेलिंग जरा गलत है हमारे, ऐसी बात नहीं है, स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती। तो देखो, तो दूसरी लॉ कहती है किसी भी मीडिया के लिए हमेशा, मैं पढ़ के बताता हूं, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर ए लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ। अरे ये क्या लफ्ज आ गया बीच में, तो इसको हटा दो। अब इसको हटा दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत है, अभी मैंने आपको वेवलेंथ पढ़ाया नहीं है ऐसे, बट सुन लो। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये स्नेल लॉ है, यानी कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू म्यू। इसको म्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? MIEW, म्यू। ये लैटिन वर्ड है, जिस तरह हम लिखते हैं ना ABCDEF,
उस तरह लैटिन में लिखते हैं अल्फा, बीटा, थीटा, ओए, न्यू, फाई, लेमडा, ऐसे ढेर सारे लेटर्स लिखते हैं, तो उनमें एक है ये वाला म्यू। अब आप बोल रहे होंगे कि सर अभी आपने पढ़ाया एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां पे ये साइन अंकल जी कहां से आ गए? तो साइन अंकल जी कहां से आ गए ये भी हम आपको बताते हैं। सुनिए, मैं इसको अरेज करता हूं और आपको मैं एक नई बात भी बताता हूं। इसको अरेज करता हूं। देखो, अब कभी अगर मुझे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने का आपको मौका मिला तो मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ाऊंगा बड़े मजे से। बड़ी जबरदस्त सब्जेक्ट है ये ट्रिगोनोमेट्री। सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूं ये साइन क्या होता है। मैंने आपको बोला हुआ ना मैं आपको जीरो से पढ़ाऊंगा, तो मैं ये भूल चुका हूं कि आपने साइन जिंदगी में नाम सुना है। सुनते जाओ मेरे प्यारे बच्चों। एक बंदा था जिसका नाम था हिपार्कस, HIPPARCUS, हिपार्कस। हिपार्कस ने क्या किया, इन्होंने एक ट्रायंगल ली और इस ट्रायंगल को किया, ये जो है ना ये वाली साइड, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर को हाइपाटेनियस के साथ डिवाइड किया। परपेंडिकुलर को हाइपाटेनियस के साथ डिवाइड किया, तो इनके पास ना कोई आंसर आ गया। मान लो ये आंसर आ गया। अब इन्होंने क्या किया, परपेंडिकुलर छोटा कर दिया और हाइपाटेनियस भी छोटी कर दी। अब फिर से इनको डिवाइड किया तो एक आंसर आ गया। अब इन्होंने परपेंडिकुलर को बड़ा कर दिया, हाइपाटेन्यूज को और बड़ा कर दिया और इसके बीच इन्होंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी कि इसकी लेंथ को इसकी लेंथ से डिवाइड किया, तब भी एक आंसर आया। तो इसने देखा कि जो आंसर ये आया था, जो आंसर ये आया और जो आंसर ये आया, ये तो बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। तो इसने सोचा क्यों एक एस्पायर अड्डा में मास्टर बार 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 बच्चों को पढ़ाएगा। तो मुझे उन्होंने बोला, हिपार्कस ने, जाओ बेटा अपने बच्चों को बोल देना। क्या बोल देना? कि जब भी हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल को परपेंडिकुलर को हाइपाटेनियस से डिवाइड करते हैं तब उनका आंसर एक कांस्टेंट टर्म आती है और उसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल। क्या बोलते? साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो आप उसको शॉर्टकट में साइन थीटा बोल देना। क्या बोल देना? साइन थीटा। चलो, पढ़ा तो आपने 10वीं में था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो प्यारे बच्चों इनका मैं ग्राफ भी पढ़ाऊंगा आपको। टेन का ग्राफ पढ़ाऊंगा, कोसेक का ग्राफ पढ़ाऊंगा, सेक का ग्राफ पढ़ाऊंगा। बढ़िया तरीके से चीजें हम सीखेंगे, इसके बाद आपको सीखने की लोड़ नहीं पड़ेगी। चलिए, तो म्यू पता किसके बराबर होता? ये होता साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब साइन क्या होता तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं कॉस सेक कोसेक भी यहां पढ़ाऊंगा तो मेरा मकसद जो है वो रह जाएगा, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रह जाएंगी और ज्ञान बांटने में शुरू हो जाऊंगा मैं। ठीक है यहां तक? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी आ गया है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक बार फिर से, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई करती है। ये तो रिफ्लेक्शन में भी यहां था और यहां भी वही है, और यहां पे सिर्फ वहां पे था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशो होता है डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट म्यू से किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई डाउट है यहां तक? जरा भी कोई डाउट है तो बताना। अगर वीडियो लंबा लग रहा है तो मुझे बताना, मैं वीडियो कम पढ़ाऊंगा। मेरा मकसद आपको सिखाना है, ना कि सिलेबस को खत्म करना है। चलो, इतनी बातें पता चल गई। अब प्यारे बच्चों इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, इसके आगे, यानी कि अब मैं पहुंचा हूं लाइट के लेवल 2 में। ठीक है ना? इससे पहले वाला था लेवल फर्स्ट, अब हम पहुंचे हैं लेवल सेकंड में। तो अब आप बच्चे वीडियो को यहां पे रोको थोड़ी देर के लिए, और जो आपने नोट बनाए हैं कहां से,
जो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी ना साइंस की, अभी मुझे पता है मैंने आपको वो अच्छे से नहीं पढ़ाया, मैंने तो पढ़ाया है, बट मुझे पता है आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है। मुझे सारी चीजें पता हैं, क्या क्या चीज क्लियर नहीं हुई है। और मुझे ये भी पता है जब मैंने आपको प्लेन मिरर पढ़ाया था तो मैंने आपको 3 पॉइंट खाली छुड़वाए हुए थे। आई नो दीज ऑल थिंग्स। तो अब आप क्या करो, अच्छे बच्चों की तरह वीडियो को रोको और जहां मैंने आपको ऑप्टिक्स हेडिंग लिखाई हुई है वहां पे जाओ। ऑप्टिक्स पढ़ो, लाइट की डेफिनेशन पढ़ो, रिफ्लेक्शन पढ़ो, रिफ्रैक्शन पढ़ो, और उसके बाद मिरर पढ़ो, और मिरर के बाद टाइप ऑफ मिरर पढ़ो, कनकेव मिरर के पॉइंट पढ़ो, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, वो पढ़ो। साइन कन्वेंशन पढ़ो, कहां वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होता, कहां वाला डिस्टेंस नेगेटिव होता, लाइट किस डायरेक्शन से आती है, डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, वो पढ़ो। मैंने आपको 2-3 न्यूमेरिकल पढ़ाए थे, वो वाले रिवाइज करो। ये सारी चीजें रिवाइज करो और अपने दिल को बोलो कि हाँ भाई, ए दिल ठहर जा, मान ले बात, अब हमें समझ आ गई है। तो अब अगर आपने ये कर दिया है तो प्यारे बच्चों चलो आगे, पकड़ो मेरा हाथ और चलो आगे कामयाबी की तरफ। चलो आगे, नेक्स्ट टॉपिक। अब जो मैं आपको चीजें पढ़ाने जा रहा हूं ये 4th क्लास में आई नहीं है कभी भी, यानी कि 4th क्लास का जो एग्जाम हुआ है उसमें कभी नहीं आया। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आ सकता है, सीजीएल में तो मैं आपको क्यों बताऊं कि आया है या नहीं आया है। जिस दिन लाइट चैप्टर खत्म होगा मैं आपको एमसीक्यू पढ़ाऊंगा, पुराने सालों के पेपर चिल्ला चिल्ला के गवाही देंगे कि मास्टर जो बातें बोल रहा सही बोल रहा। सीजीएल में आया, एनडीए के पेपर में जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, सीडीएस के पेपरों में पूछा हुआ है, टीचर के पेपर में पूछा हुआ, सीटेट एक टीचिंग का पेपर होता उसमें पूछा हुआ। तो अब हम आगे आगे वाली चीजें पढ़ने जा रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब आप इस इमेज को छोड़ दो, जो मैं बातें बोल रहा हूं वो सुनो। अगर आपने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी है क्लास में तो आपको ये चीजें समझने में जरा आसानी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो थोड़े दिनों के बाद पढ़ने वाले हैं हम। देखो, ये होती है हमारी अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे पहले लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर। ठीक है। अब जिन बच्चों को थोड़ा पता है वो बोलेंगे मास्टर जी आइनोस्फेयर कहां छोड़े हो, ओजोनोस्फेयर कहां छोड़े हो। अरे बच्चों सब कुछ बताएंगे अभी हम आपको, क्योंकि अभी मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं ना, अभी साइंस पढ़ा रहा हूं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इतना पता चल गया आपको। अब मैं आपको और चीज बताता हूं। प्यारे बच्चों, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना यहां पे, तो टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है ना। अगर आपने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको याद आ रहा होगा, पूरा 1 घंटा 1 आवर लगाता हूं मैं, और 1 आवर में मैं पता कितना पढ़ाता हूं क्लास में, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, इतना, सिर्फ इतना पढ़ाता हूं 1 घंटे में। फिर अगले दिन 1 घंटे का लेक्चर होता है उसमें ये पढ़ाता हूं मैं। बट यहां तो मैं 2 मिनट में पढ़ाऊंगा अभी, बट जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ता है, फिर इसके ऊपर टेम्परेचर कम होता है, फिर इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ता 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 चला जाता है। अब मैं आपको यहां पे ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसकी यहां पे जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सुनते जाओ क्या जरूरत है। प्यारे बच्चों देखो, मान लो ये मैंने बना दी हवा गर्म, ठीक है ना, ये जो मैंने बना दी रेड वाली, ये गर्म हवा है। बोर तो नहीं ना हो रहे हो? अगर बोर हो रहे हो तो मुझे बताओ यार, मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा, बातें मैं जरा कम करूंगा फिर। जो लाल वाली है वो गर्म हवा है और जो काले वाली है वो ठंडी हवा है। ठीक है। तो गर्म हवा जो होती है वो पतली होती है। क्या होती है? पतली। यानी कि गर्म हवा होती है थिन। क्या होती है? थिन। जब गर्म हवा थिन होती है तो इसका मतलब वो रेरर मीडियम होती है, पतला मीडियम होती है।
ठीक है। कोल्ड हवा जरा मोटी होती है, कोल्ड हवा जरा थिक होती है, कोल्ड हवा जरा डेंस होती है। देखो मैंने नॉर्मल लैंग्वेज यूज की, नॉर्मल लैंग्वेज यूज की और मैंने साइंस का कंसेप्ट बताया डेंस। मैंने नॉर्मल लैंग्वेज यूज की, नॉर्मल लैंग्वेज यूज की और साइंस का कंसेप्ट बताया। ऐसे लर्निंग होती है, ऐसे आप बच्चों को अच्छा लगेगा पढ़ना। ठीक है। अब देखो, याद करो वो दिन जब मैंने आपको बोला था व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम, याद आ रहा, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। अब ये ब्लैक वाला नॉर्मल है, डेंसर मीडियम से कहां आ रही, रेरर मीडियम में। उसको कहां जाना चाहिए था, ऐसे। जा कहां रही है, ऐसे। यानी कि व्हेन, मैं रिपीट कर देता हूं, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या होता, नॉर्मल से दूर जाती है। और व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इसको ऐसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये नीचे की तरफ बेंड हो रही है। व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आती है, नॉर्मल की तरफ। अब मैं आपको बताऊं, अभी आप वीडियो को रोको और इस पार्ट को और इस पार्ट को इमेजिन करो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इमेजिन करके आती हैं, तो इमेजिन करो इनको। अब मैं ये यहां पे क्यों बता रहा हूं, सुनो। देखो, नीचे वाली हवा होती है गरम, फिर ये हवा होती ठंडी, फिर होती गरम, फिर थोड़ी देर के बाद ठंडी भी होती है और फिर होती गरम, और गरम 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 गरम। यानी के अर्थ की सरफेस से लेके ऊपर तक हवा कभी गर्म कभी ठंडी, कभी गर्म कभी ठंडी। अब अगर हवा कभी गर्म कभी ठंडी, अब ये कभी गर्म कभी ठंडी क्यों होती है, ये अभी मत पूछना, जब मैं आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप नेट का एग्जाम भी दोगे ना, तो नेट में भी ईवीएस की चीजें आएंगी मेरी, इतनी डेप्थ में पढ़ेंगे। चलिए, तो हाँ, तो ये जो एटमॉस्फेयर में हम नीचे से ऊपर जाते हैं, हवा कभी गर्म कभी ठंडी, कभी गर्म कभी ठंडी। तो कभी गर्म कभी ठंडी का मतलब पता क्या है, कभी पतली कभी मोटी। क्या, अरे हवा की बात कर रहा, कभी पतली कभी मोटी, कभी पतली कभी मोटी। अब साइंस पे आता हूं, कभी रेयरर कभी डेंसर, कभी रेयरर कभी डेंसर। तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर, रेयरर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयरर जाती है, तो लाइट अपने रास्ते से हिलती है ना। यानी कि पहले मैं इसको जरा मैं इरेज करता हूं। देखो, मान लो ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये फिर तीसरा है, ये फिर चौथा है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो लाइट जरा बेंड होगी, फिर जरा बेंड होगी, फिर जरा इधर बेंड होगी, फिर जरा इधर बेंड होगी। और लाइट आई कहां से थी, यहां से, फाइनली कहां पहुंची, यहां पे। तो जब हम यहां से कोई चीज देखते हैं तो हमें यहां पे दिखती है। ठीक है, यहां से चीज देख रहे हैं, इस पॉइंट से चीज, वन पॉइंट से चीज देख रहे, कहां दिखेगी, दूसरे पॉइंट पे। तो इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलते, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक बार फिर से, क्या बोलते इसको, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ आया, आया कि नहीं। अब आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि वो मैंने यहां पे नहीं लिखी हुई है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, ये मैंने ऐसे गूगल से इमेज डाली है। हेडिंग डालो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, डेफिनेशन नहीं आपको याद करनी, बट ऐसे लिख लो, नोट बना हुआ अच्छा होता है। क्या लिखना है, लिखो। अब इसमें ढेर किस्म की मैं अंग्रेजी लिखा सकता हूं। अब इसमें क्या लिखें जो मुझे लगता है कि सूट रहेगी। ऐसा लिख दो,
चेंज या चेंज ऐसे लिख दो, चेंजेस इन path of light, changes in path of light when it passes through atmosphere. Changes in path of light when it passes through atmosphere because of, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में, because of varying, varying, because of varying density, because of varying density of air. ठीक है, अब मैं डेफिनेशन को पूरा करता हूं. Changes in path of light when it passes through atmosphere is called atmospheric refraction. क्या बोलते हैं इसको? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है ना. तो ये कोई डेफिनेशन किताबों वाली डेफिनेशन नहीं है, ये ऐसे जो मेरे जहन में चीज है तो मैंने आपको बताई. यानी कि एटमॉस्फेयर गरम ठंडा अलग अलग है, तो उसमें जब लाइट आती है तो ये वेरी करती है, तो इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. क्या बोलते हैं इसको? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इतनी बातें पता चल गई आपको. अब चलते हैं आगे, इसके पढ़ते हैं पेपर में क्या आता है. देखो, अब पेपर में आता है क्वेश्चन नंबर 1. मैं आपको क्वेश्चन की शक्ल में बता देता हूं. सन अपीयर्स 2 मिनट अर्लियर एंड 2 मिनट लेटर देन सनराइज एंड सनसेट. ऐसा क्यों होता है? अब देखो, इस इमेज में आपको दिख रहा है अच्छे से, ये एक लेयर आपको ये वाली दिख रही है, थोड़ी अलग कलर की है. एक रे आपको ये दिख रही है, थोड़ी अलग कलर की है. एक रे आपको ये दिख रही है, थोड़ी अलग कलर की है. एक रे आपको ये दिख रही है, थोड़ी अलग कलर की है. यानी कि इसकी डेंसिटी अलग, इसकी डेंसिटी अलग, इसकी डेंसिटी अलग, इसकी डेंसिटी अलग. अब आप बच्चे साइंस पढ़ रहे हो ना, तो मैं आपको डेली लाइफ से भी एग्जांपल दूंगा. जो ठंडी हवा होती है ना, कोल्ड एयर, वो होती है हैवी. क्या होती है? हैवी. अब इसकी मैं एप्लीकेशन बताता हूं. एसी होता है ना हमारे घर में लगा हुआ, एसी को कहां लगाते हैं? नीचे फर्श में रखते हैं एसी को, या ऊपर दीवार पे सीलिंग में रखते हैं? एसी को सीलिंग में रखते हैं, ऊपर हवा क्या बोलते हैं, दीवार में रखते हैं, छत के पास. क्यों? ताकि एसी हवा को करे ठंडा, और ठंडी हवा आए कहां गिरे? नीचे. क्योंकि जो भारी चीज होती है वो नीचे आती है ना. जब हवा होगी ठंडी तो वो आएगी नीचे, और नीचे वाली गर्म हवा जाएगी ऊपर. तो ऐसे गर्म हवा ऊपर, ठंडी नीचे, गर्म हवा ऊपर, ठंडी नीचे, तो पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा. तो एसी इस प्रिंसिपल पे काम करता है. अब अगर हम बात करें रूम हीटर की, तो रूम हीटर को कोई हम छत पे लगाते क्या? रूम हीटर को जनरली हम फर्श पे रखते हैं, क्योंकि रूम हीटर हवा को करता गर्म, और गर्म हवा होती पतली, पतली हवा होती हल्की, और हल्की हवा जाती ऊपर, तब पूरा कमरा गर्म हो जाता है. ये डेली रोजमर्रा की एग्जांपलें हैं. बाकी और पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब पढ़ेंगे. तो देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है. अब यहां पे आप नोट लिखना. क्या मैं क्वेश्चन क्या लिखवा रहा था आपको? अभी क्वेश्चन नहीं लिखना, आप ऐसे सुनो खाली. अभी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एमसीक्यू कराऊंगा मैं आपको. ये है कि बताओ, सूरज अभी यहां पे, ये देखो ये होरिजन है, यानी कि जब हम अपने घर से सुबह उठते हैं ना, तो हम देखते हैं कि सूरज चढ़ा नहीं है. फिर थोड़ी देर के बाद धीरे 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 सूरज चढ़ना शुरू हो जाता है. देखो यहां पे है आप, जो आप इस वक्त बेड पे बैठ के वीडियो देख रहे हो और मुस्कुरा भी रहे हो. वाह. सोच रहे हो कि मास्टर को कैसे पता चल गया? अरे कैसे पता चल गया? मुझे भी तो पता है, मैं भी तो स्टूडेंट हुआ करता था कभी कभार. अब बूढ़ा हो गया हूं तो अब क्या बताऊं. तो प्यारे बच्चों, हमें, अच्छा सूरज होता है यहां पे, मगर जब हम अपने घर से देखते हैं ना, वो हमें यहां दिखता है. आखिर ऐसा क्यों होता है? तो सन अपीयर्स बिफोर एक्चुअल सनराइज. क्या बोला मैंने? सन अपीयर्स बिफोर एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. बस पेपर में आता ही यही है.
क्या कि सन अपीयर्स बिफोर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, किसकी वजह से? तो सन अभी होता यहां पे है बट हमें दिखता है यहां बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो ना, ये यहां के बंदा खड़ा है, ये लाइट देख रहा है, तो रे ऑफ लाइट पहले बेंड हो रही, 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 अभी बेंड हो रही है, कभी डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही, कभी रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही, तो है असल में ये यहां पे, बट जब ये देखेगा ना इसको तो यहां नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल सीधी लाइन में ऊपर दिखेगा ये, ठीक है ना? इसी को बोलते एक्चुअल पोजीशन यहां पे है और अपेरेंट पोजीशन, इसको अपेरेंट पोजीशन भी बोलते हैं, यहां पे है, ठीक है ना? पता चल गया आपको, चला कि नहीं? बस आपको यहां पे तो मैंने कुछ नहीं लिखा है मगर आपको यहां पे नोट करके लिखना है। क्या लिख दो? नोट मैं लिख रहा हूं आपको, ऐसे लिखो, नोट नंबर 1, सन appears before actual sunrise and डूबने को क्या बोलते हैं? हाँ, सेट्स एंड सेट्स, sun appears before actual sunrise and is visible after sunset because of atmospheric रिफ्रैक्शन। अब आप बोलोगे सर बावले हो गए का, ई का बात कर रहे हैं? आप बोल रहे कि सूरज ग्रूब हो गया, सनसेट हो गया, बट हमें दिख रहा है। अरे प्यारे बच्चों, इनको इल्यूजन्स बोलते हैं। सूरज नहीं होता है, आसमान पे जो सन है वो सेट हो गया बट फिर भी हमें दिख रहा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाँ, एक बात तो मुझे अब याद आई। अब आप बच्चों में से तो बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो साइंस में अच्छा खासा होल्ड भी होगा, जिनका ज्योग्राफी भी जिनका अच्छा खासा होल्ड होगा। अब वो बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हो, सूरज तो अंदर होता है, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर तो बाहर होते हैं। आ रहा किसी के जहन में? किसी एक बच्चे के जहन में आ रहा होगा। तो अभी इसको चुप करो और सुनो मेरी बात। क्या? असल में सन होता है स्टेशनरी, ये अर्थ की रोटेशन की वजह से हमें वो दिखता है, इसलिए हम ये सारी चीजें ऐसे पढ़ते हैं और ये फैक्ट पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, मैं फिजिक्स में भी आपको ये पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ा, अच्छा मैं फिजिक्स ही तो पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा और मैकेनिक्स में केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ाऊंगा तो तब हम चीजें और अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, तो सन अपीयर बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, यानी कि सूरज ग्रूब हो गया है बट तब भी हमें दिख रहा है, तो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। प्यारे बच्चों, पढ़ाने के लिए चीजें तो बहुत कुछ हैं बट पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कि शायद आप बच्चे बोर ना हो रहे हो, तो चलो ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे। नोट नंबर 1 यहां पे लिखा था ना अभी हमने, नोट नंबर 1, यहां पे नोट नंबर 2 लिख दो। क्या? स्टार्स, सितारा होता यहां पे है और हमें यहां दिखता है, फिर थोड़ी देर के बाद यहां दिखता है, फिर थोड़ी देर के बाद यहां दिखता है। असल में स्टार अपनी जगह पे ही है बट हमें आगे पीछे दिखता है, क्योंकि हमारी मुंडी हिलती है। जब हमारी मुंडी हिलती है तो ये वाली डेंसर है, ये रेयर है, ये डेंसर है, ऐसे अलग अलग हैं, तो लाइट रिफ्रैक्ट करती है। तो नोट नंबर 2 लिखो। क्या? स्टार appears twinkling, star appears twinkling because of एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मेरा थोड़ा राइटिंग गंदा है, मैनेज कर लेना, ठीक है ना? ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, एक बार फिर सुन लो, क्या? जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है उसका राइटिंग गंदा होता है, ठीक है? चलो, अरे यही बात करूं, जस्टिफाई करूं ना अपने आप को, क्या करूं? राइटिंग मेरी गंदी है तो फिर क्या कर सकता हूं। चलो,
तो स्टार हमें ट्विंकलिंग क्यों दिखता है, सितारा हमें ट्विंकलिंग दिखता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। चलो, क्योंकि स्टार ज्यादा दूर है ना। अब ये तो मैंने वही एग्जांपल दी कि सूरज होता यहाँ पे है बट हमें दिखता है यहाँ पे बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, तो इसमें कुछ नहीं है। अब उसके बाद हाँ, ये भी मैंने उसी को अलग एंगल से बताया है, अलग अलग वे से मैंने आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। सूरज यहाँ पे है, ये हम अर्थ पे हैं, तो हमें वहां पे दिखता है, यहाँ दिखता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, अब रह गया हमारे पास छोटे-छोटे 2 कांसेप्ट रह गए, वो अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी आपकी लर्निंग जो कैपेसिटी है वो मुझे लगता है ज़रा रुक गई होगी। मैंने ज़्यादा बोर कर दिया है आज आपको, तो अगले लेक्चर में बोर नहीं करेंगे, हम क्षमा चाहते हैं। तो चलिए, आप में से जो भी बच्चा मैथ्स की कोचिंग लेना चाहता है, या एक बात और बताऊं, किसी दूसरे इंसान को अच्छी सलाह देना, अच्छा गाइड करना, ये भी सदका होता है। और कोई भी रिलीजन हो, जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगा इकोनॉमी में, तब मैं आपको सदके का कंसेप्ट बताऊंगा, सदका क्या होता है। चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, तो सदका यानी कि चैरिटी, है ना। चैरिटी जो होती है ये मस्ट होती है। चैरिटी का ये मतलब नहीं होता किसी को पैसे दे दिए, खाना खिला दिया, ये दिस इज नॉट चैरिटी, दिस इज पार्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है किसी को अच्छी सलाह दे दी, किसी को गाइडेंस दे दी, किसी की हेल्प कर दी, किसी कोई दुखी है उसको हेल्प कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि आपको समझ आ रही है, आपको लर्निंग हो रही है, तो आप किसी अपने दोस्त को बोलो, भाई एस्पायर अड्डा में अच्छा पढ़ाते हैं, आओ जरा आप भी पढ़ लो, आपकी जिंदगी भी बन जाएगी, आप खुश हो जाएंगे। शायद आपके जरिए से अलमाइटी मुझे भी कामयाबी दे दे, अलमाइटी मुझे भी कामयाब कर दे। तो आप, हमारा मैथ्स का पेड कोर्स भी चल रहा है, एक तो चल रहा है पीछे, उसमें 25-26 लेक्चर हो गए हैं, 26-27 हो गए हैं, वो तो पुराना हो गया है। एक नया मैथ्स का लेक्चर, हाँ, नया मैथ्स का कोर्स बना है, जिसमें बैंकिंग मैथ्स भी चलेगा, एसएससी का मैथ्स भी चलेगा, अरिथमेटिक यानी कि एडवांस कैलकुलेशन ट्रिक्स भी सिखाए जाएंगे। मगर ये एडवांस मैथ नहीं होगा। एडवांस मैथ यानी कि जिसमें ट्रिगोनोमेट्री आती है, जिसमें कुछ आते हैं, बताऊंगा अरिथमेटिक की चीजें, वो एडवांस मैथ, एसएससी का 2 मैथ होते हैं ना, वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आती है एडवांस मैथ्स में, जनरली वो पार्ट नहीं है। बट मैं प्रोबेबिलिटी इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि बैंकिंग के पेपर में भी ये आती है, और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का भी है ना आपका पेपर, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी है। तो चलो, आपकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी, मुझे 3-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे पढ़ाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, चैरिटी का मतलब मैं आपको बता रहा था कि किसी को अच्छी सलाह दे दो, किसी को गाइडेंस दे दो। तो एस्पायर अड्डा की वीडियोस को शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बच्चों की घर पे बैठ के हेल्प हो। तो आप भी हमारी हेल्प कीजिए, लोगों को बताइए एस्पायर अड्डा का, क्वालिटी कंटेंट बताइए, झूठा नहीं। एक बात मैं बोल दूं, मैं अपने इस टीचिंग प्लेटफॉर्म से ये बोल रहा हूं, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो हरगिज दूसरे को गलत राय मत दीजिए। आई डोंट वांट ऑल दीज थिंग्स। आप किसी दूसरे को बोले कि भाई इंस्पायर अड्डा अच्छा पढ़ाते हैं टीचर, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो इट्स नॉट गुड, ठीक है ना। आप, अगर आपके रेफरेंस से कोई आएगा बच्चा हमारे पास, तो आपकी लाज रखनी तो मेरा काम है, मैं ऐसी बात नहीं है, उसको सेटिस्फाई करेंगे हम। बट आप जरा इसको देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।